ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। साथियों, आज का विषय है कृष्ण, द लास्ट वर्ड इन लीडरशिप। लीडरशिप मैनेजमेंट साइंसेस के लिए बहुत पुराना विषय नहीं है, बहुत नया विषय है। पिछले 60, 70, 80 साल में जब मैनेजमेंट साइंस विकसित हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज में, उसके बाद लीडरशिप के ऊपर बहुत सी चर्चाएं हुई, बहुत सी रिसर्च हुई, बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत से बड़े बड़े थिंकर्स ने उसके ऊपर अलग अलग प्रकार से अध्ययन किया, अलग अलग लीडरशिप मॉडल्स दिए। तो ये एक बहुत पॉपुलर विषय है पिछले 60, 70, 80 साल से मैनेजमेंट साइंसेस में। और इसमें 1970 के दशक में जो एक मॉडल केन ब्लैंचार्ड ने दिया, वो बहुत पॉपुलर हुआ मॉडल, वाइडली फॉलोड भी है, और कई लोग इसको लीडरशिप का बहुत अच्छा मॉडल मानते हैं। और इस मॉडल का नाम केन ब्लैंचार्ड ने दिया सिचुएशनल लीडरशिप। हम हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये कई बार सिखाते हैं। सिचुएशनल लीडरशिप ये कहती है कि लीडर को यूनिडायमेंशनल नहीं होना चाहिए, लीडर को मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। उसको अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस रेडीनेस है उसके हिसाब से अपना लीडरशिप बिहेवियर चूज करना चाहिए। टीम परफॉर्मेंस करने के लिए कितनी रेडी है, उस रेडीनेस के हिसाब से इसको अपना लीडरशिप बिहेवियर चूज करना चाहिए। तो लीडरशिप बिहेवियर में उन्होंने दो बातें कही है, एक डायरेक्टिव बिहेवियर और एक सपोर्टिव बिहेवियर। क्योंकि परफॉर्मेंस रेडीनेस में भी दो बातें होती हैं, एक टीम की स्किल लेवल और दूसरा टीम का विल लेवल, विलिंगनेस, कि मतलब वो मोटिवेटेड कितने हैं काम करने के लिए, और दूसरा उनका स्किल लेवल कितना है। तो स्किल और विल, ये दो परफॉर्मेंस रेडीनेस के पैरामीटर्स हैं। और इसलिए लीडरशिप के भी उन्होंने दो पैरामीटर्स डिफाइन किए कि जहां स्किल हाई हो वहां डायरेक्शन ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जहां स्किल लो हो वहां हाईली डायरेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए लीडर का, और जहां विल हाई हो वहां सपोर्टिव बिहेवियर ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जहां विलिंगनेस कम हो, मोटिवेशन कम हो, वहां सपोर्टिव बिहेवियर लीडर का अधिक होना चाहिए। तो दो पैरामीटर्स परफॉर्मेंस रेडीनेस के, स्किल और विल, और दो पैरामीटर्स लीडरशिप बिहेवियर के, डायरेक्शन और सपोर्ट। तो केन ब्लैंचार्ड ने अपनी सिचुएशनल लीडरशिप में यह कहा कि मान लो टीम नई है, अभी अभी आपको सौंपी गई है, उसका स्किल लेवल भी कम है और उनका विलिंगनेस भी उन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से, आपके ऑब्जेक्टिव से, आपकी टीम का आइडेंटिफिकेशन आपके साथ नहीं हुआ है, सब कुछ नया नया है, स्किल भी कम है और विल भी कम है। तो फिर लीडर का बिहेवियर हाईली डायरेक्शनल होना चाहिए, डायरेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए। मतलब कोई अथॉरिटी दो ही मत टीम को, उनको सिर्फ लिख के दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8, सुबह से शाम तक आपको ये काम करना है, फुल स्टॉप, नो मोर क्वेश्चंस। हाईली डायरेक्शनल बिहेवियर लीडरशिप का होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस लेवल अगर P1 है, परफॉर्मेंस रेडीनेस अगर P1 है, मतलब बिल्कुल लो लेवल पे स्किल है और लो लेवल पे विल है,
तो लीडरशिप बिहेवियर S1 होना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन है यह। फिर उन्होंने कहा कि मान लो अब थोड़ा थोड़ा स्किल सीख गया है, आपकी टीम के मेंबर्स थोड़ी थोड़ी स्किल सीख गए करते 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 धीरे धीरे, पर अभी तक ऑर्गेनाइजेशन से इनका आइडेंटिफिकेशन बराबर हुआ नहीं है, तो मोटिवेशन लेवल इतना ज्यादा नहीं है, नए नए हैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में, पर धीरे धीरे सीख रहे हैं, स्किल लेवल बढ़ गया है। तो ऐसे समय उन्होंने S2, ये सेकेंड टाइप की सिचुएशन है, तो S2 बिहेवियर लीडर्स के लिए कहा है कि वो हाईली डायरेक्टिव भी होना चाहिए और हाईली सपोर्टिव भी होना चाहिए। क्योंकि उनका मोटिवेशनल लेवल कम है इसलिए सपोर्ट बहुत करना चाहिए, और क्योंकि स्किल लेवल अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है तो बहुत हाईली डायरेक्शनल भी होना चाहिए। ये S2 की लीडरशिप है। फिर धीरे धीरे करते करते टीम में अब मान लो स्किल लेवल बढ़ गई, अच्छी स्किल हो गई, और अभी टीम के साथ आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ आइडेंटिफिकेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, पर पूरा पीक पे नहीं है, धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है तो ये परफॉर्मेंस रेडीनेस लेवल 3 है, P3, तो इसको S3 टाइप की लीडरशिप चाहिए। और S3 टाइप की लीडरशिप ये है कि हाईली सपोर्टिव हो, क्योंकि अभी तक विलिंगनेस पूरी आई नहीं है, टीम के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, पर स्किल लेवल हाई है, इसलिए डायरेक्शन कम हो, डायरेक्शनल लीडरशिप कम होनी चाहिए, सपोर्टिव लीडरशिप अधिक होनी चाहिए S3 सिचुएशन में, जब परफॉर्मेंस विलिंगनेस, परफॉर्मेंस रेडीनेस उनकी P3 है। और फिर उन्होंने कहा लीडर का ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी लीडर की है कि वो अपनी टीम का परफॉर्मेंस रेडीनेस एब्सोल्युटली हाई कर दे, कि उनकी विलिंगनेस भी हाई हो जाए, वो कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर ले ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को, और उनकी स्किल लेवल भी हाई हो, कि स्किल भी हाई है और विल भी हाई है, वो इतना रेडी कर लिया है अपनी टीम को लीडर ने। तो ये S4 हाईएस्ट पॉसिबल सिचुएशन है, P4 रेडीनेस लेवल हाईएस्ट है, तो लीडरशिप S4 होनी चाहिए। तो यहां पर लो सपोर्ट और लो डायरेक्शन। अब उसने टीम को सेल्फ मोटिवेट कर दिया, वो इतना इस लेवल पे ला लिया है टीम को कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव के साथ आइडेंटिफाई भी करने लगे हैं, और उनका स्किल लेवल वो खुद अपने स्वयं के बलबूते पर काफी कुछ कर सकते हैं, वो भी बढ़ गया है स्किल लेवल। तो S4 सिचुएशन में S4 लीडरशिप होनी चाहिए। जब P4 हो जाए परफॉर्मेंस रेडीनेस टीम की, तब लीडर की बिहेवियर S4 हो, वो लो सपोर्ट और लो डायरेक्शन। ये सिचुएशनल लीडरशिप का केन ब्लैंचार्ड का मॉडल है, और वाइडली रिगार्डेड एज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल मॉडल, और बहुत अच्छा मॉडल इसको मानते हैं। 5000 वर्ष पूर्व यही मॉडल श्री कृष्ण की लीडरशिप का मॉडल है, जो मैनेजमेंट साइंसेस में अब आया है पिछले 40-50 साल में। 5000 वर्ष पूर्व यही मॉडल कृष्ण की लीडरशिप का हमको सारी महाभारत में देखने को मिलता है। ऋषि हमारे समझते थे, हजारों वर्ष पूर्व हमारे मनीषी मानते थे कि हर व्यक्ति एक ही प्रकार का नहीं होता, व्यक्ति अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उनकी प्रवृत्तियों के हिसाब से लीडर का मोटिवेशनल टूल, लीडर का मोटिवेशनल मॉडल अलग होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने 4 अलग अलग कैटेगरीज में पूरी मनुष्य जाति को डिवाइड किया, कि ये 4 प्रकार के लोग हैं। जनरली आप ब्रॉडली देखो तो 10% व्यक्ति, मनुष्य, 10% मनुष्य तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के मनुष्य क्या होंगे? ये बहुत सुस्त होंगे, लेजी होंगे, हर चीज को आगे पोस्टपोन करेंगे, ढकेलते रहेंगे, कोई काम करने के लिए इनर्शिया बहुत हाई रहेगा, स्टार्टिंग ट्रबल बहुत रहेगा ऐसे लोगों को। ये बहुत इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे, बहुत मेहनती कर्मठ नहीं रहेंगे, बहुत मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, विलिंगनेस इनकी बहुत कम रहेगी, और जनरली इमेच्योर रहेंगे, इनकी परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता कम रहेगी। 10% लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं संसार में, और ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। करीब 85% लोग राजसिक प्रवृत्ति के हैं, और राजसिक प्रवृत्ति में उन्होंने डिफाइन किया, कुछ लो राजसिक हैं और कुछ हाई राजसिक हैं। तो पहले राजसिक प्रवृत्ति क्या है इसको समझ लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि लो राजसिक क्या होता है और हाई राजसिक क्या होता है। जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, 85% के आसपास लोग दुनिया में इस प्रकार के हैं, ये लोग बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, मोटिवेटेड हैं,
मेहनती हैं, कर्मठ हैं, इनमें वो सारे अच्छे गुण हैं जो किसी भी सफल व्यक्ति में होने चाहिए। पर इनमें, इन अच्छे गुणों के साथ नेगेटिव क्वालिटीज भी हैं। ये कामी हैं, ये क्रोधी हैं, ये लोभी हैं, ये मोह में रहते हैं, ये अहंकारी भी हैं और मात्सर्य भी है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारे नेगेटिव क्वालिटीज भी इन लोगों में है। तो अब लो राजसिक करीब आधे होते हैं, 85 में से 42-43% लोग मनुष्य ये लो राजसिक होते हैं। तो इनमें इंटेलिजेंस, कर्मठता, मेहनत और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ये सब होता है, पर इससे अधिक मात्रा में इनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य होता है। तो नेगेटिव क्वालिटीज कुछ अधिक होती हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज कम होती हैं। तो ये 42-43% लोग मनुष्य जाति में लो राजसिक प्रकार के होते हैं। करीब 42-43% लोग हाई राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये इंटेलिजेंट भी होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, कर्मठ भी होते हैं, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हाई होता है और ये ज्यादा मात्रा में होता है। थोड़ा इससे कम मात्रा में नेगेटिव क्वालिटीज होते हैं। ये लोग भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य ये इनमें भी होता है, पर ये कम मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं। तो ये हाई राजसिक कैटेगरी के लोग हैं। ये 42-43% लोग ऐसे होते हैं। अब 5% लोग होते हैं, वो सात्विक होते हैं। ये सेल्फ इंस्पायर्ड होते हैं, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये इतिहास रचते हैं, ये रोल मॉडल्स होते हैं। इनको किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। ये खुद स्वयं अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखते हैं, इतिहास बनाते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ को कोई 42% लो राजसिक लोग, 42-43% हाई राजसिक लोग और करीब 5% सात्विक लोग। यह मनुष्यता का विभाजन हमारे ऋषियों ने आज से 5000 वर्ष पूर्व कर दिया। और जैसे ये तामसिक है, तो नए ये जैसे P1 वाले लोग होते हैं सिचुएशनल लीडरशिप में कि विल भी कम है और स्किल भी कम है। लो राजसिक जो है, स्किल है थोड़ी पर विलिंगनेस नेगेटिव है। हाई राजसिक जो है वो स्किल भी अच्छी है और विलिंगनेस भी थोड़ी बहुत है। पर जो सात्विक लोग हैं, इनका स्किल लेवल और विल लेवल दोनों एब्सोल्युटली ऊपर है, बहुत हाई है। तो ये 4 प्रकार के लोग हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व डिफाइन कर दिए थे। अब महाभारत में आप कृष्ण की लीडरशिप देखिए कि उन्होंने सिचुएशनल लीडरशिप को उस समय किस ढंग से और कैसे सुंदर मॉडल में अप्लाई किया। अब आप सारे कैरेक्टर्स देखेंगे महाभारत के, तो ये 4 कैटेगरीज में कैरेक्टर्स मिलेंगे। मैं एक एक उदाहरण आपको देता हूं। तामसिक कैरेक्टर है शिशुपाल। तो शिशुपाल के लिए कृष्ण ने, बुआ का लड़का है, कृष्ण का भाई है शिशुपाल, पर कृष्ण की लीडरशिप मानता नहीं है। उसकी विलिंगनेस तो बिल्कुल है ही नहीं और बहुत ही वो बार बार लीडर को प्रताड़ित करता है, लीडर को अपमानित करता है, गालियां देता है। उसका कोई कंट्रीब्यूशन किसी ढंग से पॉजिटिव है नहीं। तो उसके लिए कृष्ण की लीडरशिप का मॉडल ऐसे तामसिक व्यक्ति के लिए है 99 टाइम्स मैं क्षमा कर दूंगा उसको। बुआ को वचन दिया आपने। जब बुआ ने आके पूछा कृष्ण से कि मैं जानती हूं कि ये इसका वध तुम्हारे हाथों से होगा, पर इसको क्षमा करो, ये तुम्हारा भाई है। तो कहा मैं 100 बार क्षमा करूंगा, 99 टाइम्स क्षमा करूंगा। और 100वीं बार उसने वही गलती की और उसने फिर से ऐसा कोई काम किया जो जिसका दंड देना मुझे उचित लगे, तो 100वीं बार फिर मैं उसकी हत्या कर दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। ये दंड का प्रावधान है। शिशुपाल ने 100 बार कृष्ण को अपमानित किया और 100वीं बार कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। ये दंड का प्रावधान है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी इस प्रकार के लोग होते हैं। आप उनको कितनी ही वार्निंग दे दो, आप उनको कितना ही ट्रेनिंग दे दो, आप उनको कितना ही मोटिवेट कर लो, वो
हर काम को आज का कल पे टाल देंगे, कल का परसों पे टाल देंगे, परसों का फिर बाद में टाल देंगे। वो लेट ही आएंगे, वो जल्दी घर जाएंगे, उनको कुछ करना नहीं है, वो सुस्त पड़े रहेंगे। वो वेट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक नेगेटिव लोड है। और ऐसे लोग तभी काम करते हैं जब उनको दंड दिया जाए। आपको कहना पड़ता है ऐसे लोगों को कि 2 बार लेट आओगे बर्दाश्त करूंगा, तीसरी बार लेट आओगे तो 1 दिन की तनख्वाह कटेगी। ये इतने समय में काम नहीं किया तो तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा। उनको पेनल्टी से ही डर लगता है, उनको सिर्फ दंड से ही वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि तामसिक है, इनर्शिया बहुत है, कुछ करना ही नहीं चाहते, सुस्त हैं। ऐसे लोगों के लिए, तामसिक लोगों के लिए, जो 10% मानव जाति का है, ऐसे लोगों के लिए दंड का प्रावधान, और ऐसे ही दंड से ही शिशुपाल को कृष्ण ने हैंडल किया। फिर लो राजसिक लोग हैं। इसका उदाहरण आप देखो, महाभारत में दुर्योधन है, इंटेलिजेंट है, मोटिवेटेड है, ड्राइव भी है, मेहनती भी है, स्किलफुल भी है, पर अहंकारी है, जलन से जल रहा है, मात्सर्य भरा पड़ा है, नेगेटिविटी ज्यादा है। उसकी नेगेटिविटी इतनी अधिक है कि उसके पॉजिटिव गुण हमको दिखाई नहीं देते, हालांकि उसमें पॉजिटिव गुण है। आप देखिए कृष्ण की मित्रता, कर्ण की मित्रता को उसने कैसे सही ढंग से निभाया। कर्ण को मित्र बना लेना ऐसे समय में जब वो व्यक्ति घोर अपमानित महसूस कर रहा है, तब उसको सपोर्ट देकर, तब उसको अंगराज बनाकर उसकी जीवन भर के लिए मित्रता खरीद लेना, ये बड़ा सुंदर व्यवहार कुशलता का गुण है। पर ये सारे पॉजिटिव गुण उसके दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि इतना जल रहा है वो, जलन में, मात्सर्य में इतना अहंकारी है कि उसके हर हाव भाव में, हर क्षण में केवल नेगेटिविटी दिखाई देती। तो लो राजसिक है। अब लो राजसिक के मैं 2 उदाहरण दूंगा उसके, आपको समझने के लिए कि कैसे उसको, किस स्ट्रेटेजी से ये S2 P2 परफॉर्मेंस रेडीनेस है, इसकी S2 लेवल की लीडरशिप इसके साथ कैसे करते हैं। इसके लिए क्या उन्होंने मॉडल बनाया लीडरशिप का। 2 उदाहरण देखिए। महाभारत के युद्ध की तैयारी हो गई है, अर्जुन कृष्ण के बहनोई भी हैं, मित्र भी हैं, उनको भी कृष्ण से सहायता की आशा है। दुर्योधन कृष्ण के समधी हैं, कृष्ण की लड़की, जाम्बवंती की लड़की के लड़के का विवाह, साम, जाम्बवंती के लड़के का साम का विवाह दुर्योधन की लड़की से हुआ है। तो समधी हैं कृष्ण और दुर्योधन। तो दुर्योधन को भी आशा है कृष्ण से सहायता की, और अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायता मांगने के लिए द्वारिका जाते हैं कृष्ण के पास। कृष्ण सोए हैं, पहले दुर्योधन पहुंचते हैं और अहंकारी हैं, कृष्ण को सोता देखा तो बैठ गए कृष्ण के सिरहाने पर। अर्जुन कुछ देर बाद पहुंचते हैं, हाई राजसिक हैं अर्जुन, विनयशील है, ईगोइस्टिक नहीं है, तो वो पैर के पास कृष्ण के बैठ जाते हैं। कृष्ण उठते इस ढंग से हैं कि पहले उनको अर्जुन दिखाई दे। ये लीडरशिप की स्ट्रेटेजी है। उनको पता है अर्जुन क्या लेगा, उनको पता है दुर्योधन क्या पाने से खुश होगा, क्या पाने से प्रसन्न होगा, पर वो चॉइस दुर्योधन को नहीं देना चाहते, वहां भी चांस नहीं लेते। वो अर्जुन को देखते हैं पहले, उठते हैं और कहते हैं पार्थ कब आए, कैसे आना हुआ, और दुर्योधन बीच में कूदता है, नहीं नहीं पहले मैं आया हूं, पहले मैं आया हूं। और कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं हो सकता है तुम पहले आए हो, पर मैंने पहले पार्थ को देखा है, तो मुझे पूछने दो इससे क्या चाहिए। तो पार्थ को पूछते हैं कि क्या चाहिए, और पार्थ कहता है कि युद्ध तो अब घोषित हो चुका है, तो सहायता की आवश्यकता है, मैं सहायता की प्रार्थना करने के लिए आया हूं। और दुर्योधन भी कहता है कि मुझे भी आपकी सहायता की आशा है, तो मैं भी सहायता की प्रार्थना करने आया हूं। अब क्या कहें। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं 2 हिस्सों में अपनी सहायता बांटता हूं। एक हिस्से में मैं स्वयं हूंगा, पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। दूसरे हिस्से में पूरे हथियारों से सुसज्जित मेरी सारी की सारी नारायणी सेना होगी और वो लड़ेगी।
तो पार्थ तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, चॉइस पहले वो पार्थ को दे रहे हैं। और अर्जुन बिना सोचे बिना हिचके कहता है, मुझे कृष्ण आप मेरे साइड आ जाओ, आप हथियार उठाओ या नहीं उठाओ, पर आप मेरे साथ रहो। और दुर्योधन एकदम प्रसन्नता से नाच उठता है। वो कहता है बिल्कुल सही किया आपने, मुझे तो केवल नारायणी सेना ही चाहिए थी, जब आप हथियार ही नहीं उठाओगे तो आप किस काम के हो, मुझे नारायणी सेना चाहिए। ये अहंकारी लोभी व्यक्ति है, लोभ है इसमें कि बिना हथियार का कृष्ण किस काम का है, मुझे नारायणी सेना चाहिए, वो तो लड़ेगी कम से कम, उसने वो चुना। दूसरा लोभ का उसका उदाहरण, कौरव सेना के कई योद्धा मर रहे हैं, हार रहे हैं, और गांधारी चाहती है कि कम से कम दुर्योधन बच जाए। और सती पतिव्रता स्त्री है, उसमें पतिव्रत धर्म का पावर है, तेज है, आज तक का पूरा संभाला हुआ। अंधे पति के पीछे आंख में पट्टी बांधकर अंधत्व स्वीकार कर लेना और सारा जीवन वैसे बिताना, इतनी पतिव्रता, इतना तेज उसका उसमें। और वो दुर्योधन के प्रेमवश दुर्योधन से कहती है कि कम से कम तू बच जाए, इतना मैं चाहती हूं, तो ऐसा कर, कल सुबह नहाकर बिल्कुल एकदम नंगा मेरे कमरे में आना, मैं जीवन में पहली बार अपनी आंखों से पट्टी खोलूंगी और अपना सारा तेज, अपना सारा पुण्य तेरे शरीर में प्रवाहित कर दूंगी और तू अमर हो जाएगा। दुर्योधन लोभी है, उसको लगा अमर हो जाऊंगा, इसका मतलब जीत मेरी निश्चित है। तो अगले दिन सुबह सवेरे स्नान करके नंगा वो दौड़ता हुआ आ रहा है गांधारी के कमरे की ओर, और कृष्ण बीच में टपक पड़ते हैं। और जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, छेप गया और अपने आप को थोड़ा सा छिपाने का प्रयास किया, और कृष्ण हंसी हंसते हैं उसको देखकर, बिल्कुल खिल्ली उड़ाने वाले भाव में, और कहते हैं कुरुवंश का राजकुमार, होने वाला राजा, और नंगा घूम रहा है, शर्म नहीं आती कुछ। और दुर्योधन के अहंकार को चोट लगती है। दुर्योधन कहता है नहीं नहीं, मुझे माँ के रूम में जाना है, वो मुझे देखेगी, आज देखने के लिए बुलाया राम माँ ने मेरे को। और कृष्ण हंसकर कहते हैं, माँ तो बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझती है, पर तुमको तो थोड़ी शर्म होनी चाहिए, देश के राजा बनने वाले और नंगे सड़कों पे फिरोगे, कम से कम जरूरी चीजें तो छिपा लो, इतनी तो शर्म रखो। और उसके अहंकार को चोट लगती है, वो अपने एसेंशियल पार्ट्स को छिपा लेता है, पत्तों से ढक लेता है और गांधारी के कमरे में जाता है। गांधारी पहली बार जीवन में अपनी पट्टी खोलती है आंखों की, दुर्योधन को ऊपर से नीचे तक देखती है और रोने लगती है। कहती है, पुत्र मैंने कहा था तुझसे कि बिल्कुल नंगा आना, अब तेरा बाकी शरीर तो नंगा है, पर जहां पे तुमने पत्ते ढके हैं वो अमर नहीं हो सकता। बाकी शरीर तो मैंने देख लिया तेरा, वहां तो अमर हो गया, पर जो मैं देख नहीं पाई, जहां पर ढका हुआ है तेरा शरीर, वहां तो अमर नहीं है। और वहीं से मरा वो। तो ये दाम, ये स्ट्रेटेजी है लोभी व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को हैंडल करने की। उसको नारायणी सेना का लोभ है, उसको अपने अमर होने का लोभ है, और उस लोभ को यूज करके, उसके अहंकार को हिट करके दाम, रिवॉर्ड की स्ट्रेटेजी है। तामसिक लोगों के लिए पनिशमेंट की स्ट्रेटेजी है, दंड की स्ट्रेटेजी है, और लो राजसिक लोगों के लिए रिवॉर्ड की, दाम की स्ट्रेटेजी है। आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में, कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे व्यक्ति होंगे, उनको आप इंसेंटिव दोगे तो वो काम करेंगे कि भैया ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो ये इंसेंटिव मिलेगा, इतने दिन में ये काम पूरा कर लोगे तो फिर प्रमोशन होगा। आप उनको लालच देकर ही, लोभ हमारी में ही, रिवॉर्ड का इंसेंटिव देकर ही आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि वो लो राजसिक लोग हैं, क्योंकि उनमें लोभ है, क्योंकि उनमें अहंकार है। और ये स्ट्रेटेजी कृष्ण ने यूज की दुर्योधन के साथ, क्योंकि वो लो राजसिक है। अब हाई राजसिक, इस प्रकार का एक कैरेक्टर देखिए आप, चरित्र देखिए महाभारत में द्रोण का।
बहुत ज्ञानी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कर्मठ हैं, वीर योद्धा हैं, प्रतापी हैं, साहसी हैं, पर थोड़ी सी नेगेटिविटी उनमें भी है, प्रतिशोध की भावना है द्रुपद के प्रति, क्योंकि दोनों मित्र थे गुरु के आश्रम में। और जब अश्वत्थामा पैदा हुआ, घर में दूध नहीं था, तो द्रोण की पत्नी ने कहा कि अपने मित्र से क्यों नहीं तुम सहायता मांगते, और गए ये द्रुपद के दरबार में, और दरबार में सबके सामने अपमान किया द्रुपद ने इनका, कि अपने आप को मित्र मत कहो, तुम ब्राह्मण हो, भिक्षा मांगोगे तो भिक्षा दे दूंगा, मित्रता बराबरी वालों में होती है। और वो अहंकार पे चोट लगी, थोड़ा अहंकार है, इसलिए प्रतिशोध की भावना है कि अपमान मेरा हुआ। पुत्र के साथ मोह भी है, और ये पर ये अधिक पॉजिटिव गुण है, नेगेटिव गुण थोड़े कम है, हाई राजसिक व्यक्ति है। तो भीष्म 10 दिन तक सेनापति रहे, और अगले 5 दिन द्रोण सेनापति रहे कौरव सेना के, और घमासान युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि गुरु हैं, जो भी पांडवों ने सीखा इन्हीं से सीखा है, और ये लड़ रहे हैं। इतना मोटिवेटेड फाइट है, इतने इंस्पायर्ड हैं, और इतने वीरता के साथ, शौर्य के साथ घमासान युद्ध कर रहे हैं। बहुत हानि हो रही है पांडव सेना में, और कृष्ण फिर स्ट्रेटेजी मीटिंग करते हैं पांडवों के टेंट में कि भैया इसको तो रोकना बहुत मुश्किल है, ये गुरु आदमी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत साहसी प्रतापी वीर है, तो इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है कि इसकी जो स्पिरिट है लड़ने की, इसका जो आत्मबल है लड़ने का, इसको थोड़े समय के लिए कम से कम तोड़ा जाए। तो स्ट्रेटेजी बनती है कि एक ही पुत्र है द्रोण का, अश्वत्थामा, और उसको बहुत प्यार करते हैं, मोह भी है उसके साथ, पुत्र के साथ। तो लड़ाई के मध्य में जब वो बिल्कुल वीरता से लड़ रहे हैं, तब वहां जाकर कोई उनसे कहे कि अश्वत्थामा मर गया, और वो धक्का उनको जो लगेगा, वो आत्मबल उनका कुछ क्षण के लिए जब क्षीण होगा, उस समय उनको मारा जा सकता है। भीम बीच में उछलते हैं कि मैं कह दूंगा कल, मैं कह दूंगा कल, मैं कह दूंगा, और कृष्ण कहते हैं तुम कहोगे, तुम्हारी बात का विश्वास कौन करेगा वहां पर? द्रोणाचार्य एक क्षण विश्वास नहीं करेंगे, तुमको साफ कर देंगे। उनको ऐसा व्यक्ति हो कोई जिसका वो सम्मान करते हो, जिसको अपने बराबरी का मानते हो, वैल्यूज में, धर्म में, कि मेरे लेवल का आदमी है, ऐसा व्यक्ति कोई हो, उसको कहें हम कि वो जाके कहे, और वो कहे, तब उनको विश्वास होगा, और तब उनका आत्मबल टूटेगा। और ऐसा व्यक्ति सिर्फ धर्मराज है, युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर कहते हैं मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, अश्वत्थामा मरा ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि अश्वत्थामा मर गया? तो उसका रास्ता निकालते हैं कि इस हाथी का नाम अश्वत्थामा रखते हैं, इस हाथी को मार दो तो अश्वत्थामा की हत्या हो गई। अब तुमको सिर्फ यही बोलना है कि अश्वत्थामा की हत्या हुई है। और अगले दिन लड़ाई के मध्य में जब युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा हतोहत है, और युधिष्ठिर के मुंह से बात सुनकर द्रोण को विश्वास होता है, उनका आत्मबल टूटता है। वो ध्यान में बैठते हैं ये समझने के लिए और जांचने के लिए कि अश्वत्थामा वास्तव में गया है कि नहीं गया, मर गया है कि नहीं मर गया है, और उस समय उनको मारते हैं। ये साम है। तो तामसिक व्यक्तियों के लिए दंड, लो राजसिक व्यक्तियों के लिए दाम, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, और हाई राजसिक व्यक्तियों के लिए साम। साम मतलब उनको समान व्यवहार वाला आदमी, उनको पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में इंक्लूड करना चाहिए, उनके ओपिनियन की उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनके विचारों का स्वागत होना चाहिए, उनके ओपिनियंस का, उनकी राय को महत्व मिलना चाहिए, वो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज के हिस्से होने चाहिए। वो दंड से मोटिवेट नहीं होंगे, वो दंड से नहीं मोटिवेट होंगे, वो दाम से मोटिवेट नहीं होंगे, वो साम से, रिकॉग्निशन से, उनको सम्मान मिले उससे मोटिवेट होते हैं। तो सम्मान उनके बराबरी का व्यक्ति जाकर जब उनसे बात करे और उनको कहे कि ऐसा हो गया है, तब वो उनका आत्मबल टूटेगा। तो साम यूज किया यहां पर हाई राजसिक द्रोण को हैंडल करने के लिए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको पैसे का लोभ नहीं है, तो
इंसेंटिव उनको मोटिवेट नहीं करेगा। वो मेहनती हैं, कर्मठ हैं, इंटेलिजेंट हैं, मोटिवेटेड हैं, पर भूख उनको रिकॉग्निशन की है, और रिकॉग्निशन की भूख के लिए उनको साम का व्यवहार होना चाहिए। उनको आप इज्जत दो, उनकी ओपिनियन को रेस्पेक्ट करो, उनको पॉलिसी मेकिंग बॉडी में इंक्लूड करो, उनको मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बनाओ। रिकॉग्निशन चाहिए। अगर आपको मेरी पॉलिटिकल कमेंट समझ में आ रही है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, कर्मठ है, मेहनती है, उनकी राय भी जरूरी है, उनकी राय का सम्मान होना चाहिए, उनके ओपिनियन का सम्मान होना चाहिए। तो ये हाई राजसिक लोगों के लिए साम कृष्ण ने यूज किया। और सात्विक, यदि आप सात्विक कैरेक्टर देखो तो महाभारत में भीष्म का कैरेक्टर है। अब भीष्म की कहानी क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली इंस्पायर्ड, हाईली कमिटेड। उनको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, उनको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या करना है, कब क्या करना है। वो सब कुछ करने के में समर्थ भी हैं और सब कुछ करना चाहते भी हैं। उनकी विलिंगनेस भी हाई है, स्किलफुलनेस भी हाई है। वो P4 परफॉर्मेंस रेडीनेस में है, और लीडरशिप वहां पर S4 की चाहिए। तो कृष्ण, आपको भीष्म की कहानी यदि एक बार फिर मैं रिमाइंड कर दूं, उनके पिता शांतनु, उनको पसंद आ गई वो मछुआरे की लड़की, और उससे विवाह करना था। मछुआरे ने मना कर दिया। इंटेलिजेंट व्यक्ति था, और मछुआरे ने मना कर दिया, और उदास रहने लगे शांतनु। और भीष्म को जब पता चला कि उनकी उदासी का कारण क्या है, तो फिर वो गए मछुआरे के पास और कहा कि आपकी लड़की से मेरे पिता को विवाह करना है, तो आप मान जाइए इस बात को। और मछुआरा स्मार्ट था, नेगोशिएटर, तो उसने कहा भैया मुझे अपनी लड़की नहीं देना है शांतनु महाराज को, क्योंकि वो रानी तो बन जाएगी, महल में भी रहने लगेगी, पर राज्य में उसकी कोई दखलंदाजी नहीं होगी, क्योंकि आप हो युवराज, बड़े युवराज, तो कभी भी राजा आप ही बनोगे। तो मेरी बच्ची तो वहां बस खाली अकेली जिएगी, अकेली मरेगी, उसका कोई फ्यूचर नहीं है वहां पर। और भीष्म ने कहा कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राज्य पर कभी अपना क्लेम नहीं बताऊंगा, आपकी जो लड़की होगी उसका पुत्र ही राजा बनेगा। तो मछुआरा और नेगोशिएटर स्मार्ट था, तो उसने कहा ठीक है, हो सकता है एक पीढ़ी में मेरी बच्ची का बच्चा, मेरी लड़की का बच्चा राजा बन जाए, पर अगली पीढ़ी में क्या होगा? ज्येष्ठ राजकुमार तो आप ही हो, तो अगली पीढ़ी में आपका बच्चा ज्येष्ठ राजकुमार होगा, तो अगली पीढ़ी में तो राजा वही बनेगा। और भीष्म ने कहा मेरी अगली पीढ़ी आएगी ही नहीं, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं अविवाहित रहूंगा, आई विल ऑलवेज बी ए सेलिब्रेट। तो मेरा कोई पुत्र होगा ही नहीं, मेरी अगली पीढ़ी होगी नहीं, तो अगली पीढ़ी में भी आपकी पुत्री के बच्चों के बच्चे ही राजा बनेंगे। मछुआरा बहुत स्मार्ट नेगोशिएटर था। उसने कहा देवव्रत, तुम इतने वीर योद्धा हो, हम लोग तो क्षत्रिय हैं नहीं, तो मेरे जो वंशज आगे होंगे वो इतने वीर होंगे या नहीं होंगे मुझे पता नहीं है। और तुम यदि विरोधियों से मिल जाओ, दूसरे राज्यों से मिल जाओ, और तुम हस्तिनापुर पर अगर यदि आक्रमण करो, तो मेरी अगली पीढ़ियां तुम जैसे वीर योद्धा को संभाल नहीं पाएंगी। इसलिए मुझे अपनी लड़की नहीं देना है शांतनु महाराज को। और देवव्रत ने तब कहा कि इसकी भी चिंता मत करो, मैं हमेशा सदैव मृत्यु पर्यंत देवव्रत हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहेगा। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की ही सेवा करता रहूं। और ये सारी शर्तें जब पूरी हुई, उसके इन महान प्रतिज्ञाओं का जब देवताओं को पता चला, तो फिर देव गर्जना हुई और उसका नाम भीष्म उस दिन से पड़ा कि ये भीषण प्रतिज्ञा देवव्रत ने की, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। और जब वो
इन सारी बातें, इन सारे प्रणों के बाद जब वो लेकर आए उस मछुआरे की लड़की को विवाह के लिए तैयार करके, तब पिता ने प्रसन्न होकर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि तुम जब तक चाहो तब तक जियोगे, जिस दिन तुम चाहोगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इच्छा मृत्यु का भी वरदान। ये भीष्म का चरित्र है, सात्विक, सेल्फ इंस्पायर्ड, कमिटेड, सेल्फ मोटिवेटेड। उनको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। तो S4 की लीडरशिप देखिए वहां कृष्ण की। भीष्म 10 दिन तक घमासान युद्ध कर रहे हैं, पर पांडव भी लड़ रहे हैं अपनी तरफ से। 9वें दिन दुर्योधन उनको ताना मारता है भीष्म पितामह को कि आप लड़ने का नाटक कर रहे हो, आप लड़ नहीं रहे हो, आप पांडवों को कभी नहीं मारोगे क्योंकि पांडव आपको प्रिय हैं, आप नाटक कर रहे हो, यह अन्याय है मेरे साथ, आप हस्तिनापुर के प्रति वचनबद्ध हो और आप ठीक से लड़ नहीं रहे हो। और उस समय क्रोध में आकर भीष्म कहते हैं कल मैं पांडवों की हत्या कर दूंगा। ये प्रण लेने के बाद अब स्ट्रेटेजी मीटिंग कृष्ण की हो रही है पांडवों के खेमे में, और कृष्ण कहते हैं द्रौपदी को दबे पांव जाओ, पैर छुओ पितामह के, और इस ढंग से छूना कि जब वो देखे तुम्हारी ओर तो सबसे पहले केवल माथे की बिंदी दिखे उनको, केवल ये दिखे कि कोई सुहागिन उनके पैर छू रही है। और द्रौपदी जाती है, पैर छूती है, और जैसे ही भीष्म देखते हैं सुहागिन कोई आई है, पैर छू रही है, अखंड सौभाग्यवती भव है, आशीर्वाद मुंह से निकल जाता है। और फिर द्रौपदी को देख के सोच में पड़ जाते हैं ये क्या हो गया, अभी दिन में तो प्रण किया कि कल पांडवों की हत्या कर दूंगा, और अभी रात को यह आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी को कि अखंड सौभाग्यवती भव है, तो कल क्या होगा। एक भेद तो यहां आ गया उनके मन में कि स्वयं की प्रतिज्ञा और स्वयं का आशीर्वाद, इन दोनों के बीच में अब लड़ाई शुरू हो गई। एक भेद ये हो गया, आ गई द्रौपदी वापस, और बाद में फिर कृष्ण पहुंचते हैं, और कृष्ण भीष्म को पता है उनको कि इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो मर नहीं सकते जब तक कि वो खुद स्वयं नहीं चाहे मरने के लिए। तो भीष्म को देख के कहते हैं कृष्ण कि हे पितामह, आप जैसा विवश, आप जैसा बेबस व्यक्ति मैंने जीवन में दूसरा नहीं देखा। इतने धार्मिक व्यक्ति हो, इतने प्रिंसिपल्ड व्यक्ति हो, इतने सिद्धांतिक व्यक्ति हो, इतना महान आपका चरित्र है, जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया। ऐसे धार्मिक व्यक्ति के आंखों के सामने अधर्म की जीत हो रही है, और चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रतिज्ञाओं से बंधे हो। इतनी बेबसी मैंने कभी किसी की नहीं देखी, बहुत बेबस इंसान हो आप। और कृष्ण की बात उनके कलेजे में लगती है, और भीष्म पूछते हैं वासुदेव मुझे अब क्या करना चाहिए, और कृष्ण का उत्तर है ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना चाहिए, ये निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। पर आप बहुत विवश हो, धार्मिक हो, और आपकी आंखों के सामने अधर्म जीत रहा है, और यह आपकी बेबसी है। निर्णय आपको करना है। कहकर वापिस आ गए, और भीष्म सोच में पड़ गए कि निर्णय क्या लूं मैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मैं नहीं चाहूं तब तक मृत्यु होगी नहीं, और जीवित अगर हूं तो प्रतिज्ञा है हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की, तो लड़ना मुझे कौरवों की तरफ से ही है। और उस क्षण वो तय करते हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया, अब मुझे युद्ध में से बाहर हो जाना चाहिए। ये भेद है, उनकी कमिटमेंट को, उनके संकल्प को डिवाइड कर देना। भेद मतलब डिवीजन, डेलीगेशन। और उनको ये नहीं कहा कि आपको मरना चाहिए, उनको ये कहा आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। तो उनकी जो संकल्प शक्ति है, उनका जो कमिटमेंट है, उनका जो दृढ़ निश्चय है,
उसमें भेद कर दिया, डेलीगेट कर दिया कि अब आपको स्वयं तय करना है कि आपको क्या करना है। मैं तय नहीं करूंगा, ये डेलीगेशन आपका है। भेद। तो फिर अगले दिन भीष्म अर्जुन के हाथों घायल होकर युद्ध में से बाहर होते हैं। ये 4 प्रकार के मनुष्य हैं विश्व में। तामसिक व्यक्तियों के लिए दंड, पनिशमेंट रेजिम, वही मोटिवेट कर सकती है उनको। लो राजसिक व्यक्तियों के लिए दाम, इंसेंटिव, रिवॉर्ड, क्योंकि वो लोभी हैं, मेहनती हैं, कर्मठ हैं, इंटेलिजेंट हैं, मोटिवेटेड हैं, पर लोभी हैं, तो उनको इंसेंटिव ही ड्राइव कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। और हाई राजसिक व्यक्तियों के लिए साम, रिकॉग्निशन, उनकी रेस्पेक्ट, उनका सम्मान, उनको इंक्लूड करना पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में, और ये S3 लीडरशिप बिहेवियर। और सात्विक व्यक्तियों के लिए लो सपोर्ट, लो डायरेक्शन, उनको डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, तो उनके लिए भेद। तो साम दाम दंड भेद ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये लीडरशिप की सिचुएशनल लीडरशिप है, 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की गई। मैनेजमेंट की साइंसेस में तो ये अब आई है और उसको लोग मानते हैं कि बहुत इफेक्टिव मॉडल है लीडरशिप का, पर हजारों वर्ष पूर्व साम दाम दंड भेद ये लीडरशिप का, फ्लेक्सिबल लीडरशिप का मॉडल, सिचुएशनल लीडरशिप का मॉडल, कि परफॉर्मेंस रेडीनेस कैसी है सामने वाले की, उसके हिसाब से कौन सा मोटिवेशनल टूल उस पर काम करेगा, कौन सा लीडरशिप का मॉडल वहां पर इफेक्टिव होगा। ये लास्ट वर्ड इन लीडरशिप कृष्ण की महाभारत में देखने को मिलती है, और ये उनका सिचुएशनल लीडरशिप का मॉडल, साम दाम दंड भेद, हाईली इफेक्टिव मॉडल। मैनेजमेंट साइंस इतना प्रगति करने के बाद भी आज तक उस लीडरशिप मॉडल से आगे की बात नहीं कर सका जो 5000 वर्ष पहले कृष्ण ने महाभारत में डेमोन्स्ट्रेट की। और इसके अलावा भी कई बातें हैं। आप महाभारत की पूरी स्टोरी, भगवत गीता का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, आज तक मैनेजमेंट साइंस में वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ सके लोग, कि निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट वालों को समझ में नहीं आता है। निष्काम कर्म क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। केवल कर्म पर आपका अधिकार है, फल की चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो, फोकस ऑन द एफर्ट, डोंट बी वरीड अबाउट द रिजल्ट। और मैनेजमेंट का साइंस कहता है कि रिजल्ट की आशा ही नहीं हो, रिजल्ट का लोभ ही नहीं हो, तो आदमी कर्म ही क्यों करे। मुझे याद पड़ता है पांडुरंग शास्त्री आठवले, स्वाध्याय मूवमेंट के जनक, महान भारतीय आध्यात्मिक साइंटिस्ट मैं कहूंगा उनको, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए थे एक बार भाषण देने के लिए, और निष्काम कर्म की उन्होंने कॉन्सेप्चुअली बात की वहां पर, और सारे के सारे लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा, आठवले सर ये कैसे हो सकता है, आपको गोल की आशा ही नहीं हो, लक्ष्य ही नहीं हो आपका कोई, और लक्ष्य का लोभ ही नहीं हो, लालच ही नहीं हो, तो फिर मोटिवेशन क्या है, कर्म क्यों करे व्यक्ति। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि ये कृष्ण का गीता का मॉडल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के लिए लोभ गोल का नहीं होना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि पेंडुलम है मनुष्य का अहंकार, और जैसे पेंडुलम 2 सिरों के बीच में लगातार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लगातार निरंतर झूलता रहता है 2 सिरों के बीच में। वो 2 सिरे क्या हैं जो कृष्ण ने कहे कि एक साइड फियर ऑफ फेल्योर, असफलता का भय, और एक साइड ग्रीड टू सक्सीड, सफलता का लोभ। अहंकारी व्यक्ति लगातार निरंतर बेचैन रहता है, असफलता का भय और सफलता का लोभ, इन दोनों के बीच में अहंकारी व्यक्ति निरंतर झुकता रहता है। और जिसको सफलता का लोभ है, जिसको रिजल्ट, परिणाम का लोभ है, परिणाम की आशा है, परिणाम की चिंता है, वो निरंतर असफलता के भय और सफलता के लोभ, असफलता का भय और सफलता का लोभ, इस पेंडुलम की तरह वो निरंतर बेचैन रहेगा। उसकी एनर्जी पूरी परिणाम की चिंता में वेस्ट होगी, और वो एफर्ट पर, प्रयत्न पर, कर्म पर ध्यान नहीं दे पाएगा, वो कभी सफल नहीं होगा। कर्म पर 100% आपकी पूरी एनर्जी कर्म पे लगे, तब सफलता के चांसेस अधिक हैं। यदि आपकी एनर्जी का 1%
सफलता की चिंता में वेस्ट होगा तो कर्म पर उतना परसेंटेज आपके एफर्ट का कम लगेगा, और जितना कम आपका एफर्ट में एनर्जी लगेगी उतने कम आपके चांसेस सफलता के होंगे। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि आप टेनिस मैच खेल रहे हो और टेनिस मैच जीतने की बहुत उत्कंठा है मन में, और टेनिस मैच जीतने के लिए लगातार आप स्कोरबोर्ड की ओर देख रहे हो, लगातार परिणाम की चिंता में व्यस्त हो। तो जितना स्कोरबोर्ड की ओर ध्यान रहेगा उतना आपका गेम पर ध्यान कम रहेगा और उतना आपकी सफलता के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको टेनिस मैच जीतने के लिए गेम पर ध्यान देना होता है। 100% एनर्जी गेम पर लगनी चाहिए। जितनी प्रतिशत परिणाम की चिंता में वेस्ट होगी उतना आपकी सफलता के चांसेस कम हो जाएंगे। और एलआईसी वालों को फिर भी समझ में नहीं आया निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा आप हमें एक वर्किंग मॉडल बताइए, ये कैसे काम करता है। और फिर आठवले जी ने कहा उनसे कि आप एक अगली डेट को तय कर लो 2-3 साल बाद की, और मैं वर्किंग मॉडल भारत में रेडी करके फिर आऊंगा आपके पास और आपको वर्किंग मॉडल का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। और वहां से स्वाध्याय मूवमेंट की शुरुआत हुई। लाखों गांवों में स्वाध्याय के छोटे छोटे सेंटर्स उन्होंने बनाए, और जब वो सफल मॉडल क्रिएट हो गया तब वो लेकर गए वहां पर, और फिर अपना प्रेजेंटेशन जब दिया तब उनकी समझ में आया कि बिना परिणाम की चिंता किए जो काम हो सकता है वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है। परफॉर्मेंस रेडीनेस मैक्सिमम तब होती है जब बिना परिणाम की चिंता में एनर्जी वेस्ट किए आपका 100% एनर्जी आपकी कर्म पर लगती है। ये निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट ही मैनेजमेंट वालों की समझ में नहीं आता है। ऐसी ऐसी बातें इस महान लीडर ने उस समय कह दी, हजारों वर्ष पूर्व, जिसको आज भी समझना बहुत मुश्किल है मैनेजमेंट साइंस वालों के लिए। आज तक मैनेजमेंट में कोई निष्काम कर्म का मॉडल नहीं है। That is why I say Krishna is the last word in leadership. और अंतिम बात उनकी देखिए आप, 18 अध्याय गीता के पूरे हो गए, अर्जुन को S1 से S4 पे कैसे किया। पहले ही अध्याय में विषाद योग है, हथियार डाल दिए, हाथ पांव ठंडे हो गए, जबान सूख गई, न विल है न स्किल है लड़ने की, न मोटिवेशन है, न विलिंगनेस है, न हिम्मत है, बैठ गया, धनुष छूट गया हाथ से, और कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा। दादा को मार के मैं जीत भी जाऊं तो क्या करूं, भाइयों को मार के जीत भी जाऊं, गुरु को मार के जीत भी जाऊं तो क्या करूं ऐसी जीत का। वो S1 से पूरे 18 अध्याय में उसको S2, S3, S4 लीडरशिप तक लाते हैं। जब उसका सारा मोह खत्म हो गया, हाईएस्ट मोटिवेशन लेवल पर आ गया अर्जुन, कि अब लड़ने को तत्पर है। सारे उसके अंधकार उसके मन से सारा कुछ निकल गया नासमझी का। और अंत में 18वें अध्याय में अर्जुन पूछता है कि कृष्ण अब मेरे समझ में सब आ गया मधुसूदन, मेरे आंखों से सारे पर्दे हट गए, अब मुझे बताओ कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। और लास्ट वर्ड ऑफ लीडरशिप कृष्ण का वहां पर क्या है, जो जो तुमको समझाना था सब कुछ मैंने समझा दिया 18 अध्याय में, 700 श्लोकों में। अब तुम तय करो कि तुमको क्या करना है, यू डिसाइड। ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप है। अभी लेटेस्ट मैनेजमेंट की थ्योरीज ये कहती हैं कि आप एम्प्लॉय का स्किल लेवल, विल लेवल सब कुछ हाईएस्ट कर दो, पर उसको एंगेज जब तक नहीं करोगे, एम्प्लॉय एंगेजमेंट जब तक नहीं होगा तब तक वो मोटिवेटेड नहीं होगा काम करने में। उसको अपने निर्णय की, अपने डिसीजन की जिम्मेदारी खुद उसको डिसाइड करना पड़ेगा, तब वो अपने कंधों पे जिम्मेदारी अपने डिसीजन की लेगा और तब वो हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देगा। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि डिसीजन एम्प्लॉय का अगर होगा, उसने स्किल लेवल बढ़ाना, विल लेवल बढ़ाना, ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है। पर एक बार बढ़ गया तो फाइनल डिसीजन उसका होना चाहिए। अगर डिसीजन आपने लिया उसका और वो नहीं जीत पाया, वो अंत में यही कहेगा मैंने तो वो किया जो आपने कहा।
आप जैसे जैसे कहते रहे मैं वैसा वैसा करता रहा, अब नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? वो हार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल देगा। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है, फाइनली स्किल लेवल और विल लेवल दोनों हाईएस्ट जब हो जाएं, डिसीजन मेकिंग उसको दे दो। जब वो डिसाइड करेगा तो वो फिर उस डिसीजन की, उस निर्णय की जिम्मेदारी भी खुद ओनरशिप लेगा उस डिसीजन की, और तब उसका परफॉर्मेंस लेवल हाईएस्ट होगा। तो कृष्ण का अंतिम स्टेटमेंट क्या है? यू डिसाइड। जो जो समझाना था, जो जो बोलना था, जो जो कहना था, सब कुछ मैंने कह दिया, नाउ यू डिसाइड। ये लास्ट वर्ड इन लीडरशिप है। आप कृष्ण के कैरेक्टर को जितना देखो, जितना गहराई से अध्ययन करो, जितना समझो उसको गहराई में जाकर, उतना आपको आश्चर्य होगा कि लेटेस्ट साइंटिफिक थियोरीज, लेटेस्ट मैनेजमेंट की थियोरीज, लेटेस्ट लीडरशिप की थियोरीज, सारी कुछ 5000 वर्ष पूर्व इस ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम्स के चरित्र में है। और कुछ थियोरीज तो ऐसी हैं जो आज तक, अभी तक मैनेजमेंट साइंस की समझ में नहीं आ रही है, जैसे मैंने निष्काम कर्म की बात की। दैट इज व्हाई आई से कृष्णा इज द लास्ट वर्ड इन लीडरशिप। चलिए, तो हमारे लिए भी होमवर्क है। इस सेशन का होमवर्क ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप लीडरशिप दो तो पहले परफॉर्मेंस रेडीनेस देखो कि स्किल लेवल, विल लेवल बिल्कुल लो अगर है तो आपका हाईली डायरेक्शनल अप्रोच होना चाहिए, एसवेंट टाइप की लीडरशिप होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी स्किल लेवल आ गई है, थोड़ी थोड़ी विलिंगनेस भी आ गई है, तो हाई डायरेक्शन, हाई सपोर्ट, ये S2 टाइप की लीडरशिप है। स्किल बहुत अच्छी हो गई है पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आइडेंटिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है, विलिंगनेस में थोड़ी कमी है, तो फिर लो सपोर्ट, हाई सपोर्ट और लो डायरेक्शन। क्योंकि स्किल तो हाई है तो डायरेक्शन नहीं चाहिए ज्यादा, लो डायरेक्शन, पर विलिंगनेस पूरी नहीं है अभी तो हाई सपोर्ट। और जब उसकी स्किल और विल दोनों हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आई, अपना समझ के काम करने लगे और स्किलफुल भी बहुत कुछ है, तब वो सात्विक हो गया, S4 में आ गया, P4 में आ गया, तब S4 लो सपोर्ट, लो डायरेक्शन। तो आपको अपनी लीडरशिप का मॉडल तय करना है ऑन द बेसिस ऑफ साम दाम दंड भेद, कि अगर तामसिक व्यक्ति है तो दंड से काम लो, लो राजसिक है कि मेहनती है, कर्मठ है, बहुत इंटेलिजेंट है पर लोभी है, इगोइस्टिक है, तो उसको दाम से इंसेंटिवाइज करके काम लो। और यदि हाई राजसिक है तो रिकॉग्नाइज करके, रिकॉग्निशन से काम लो, इज्जत दो, उसको सम्मान दो, पॉलिसी मेकिंग बॉडी में उसको इंक्लूड करो, उसकी राय का सम्मान करो, हर बड़े डिसीजन से पहले उससे राय लो, ये साम है। पर यदि सात्विक है, जैसे आपका R&D चीफ है, वो अपने काम के बारे में आपसे बहुत ज्यादा जानता है, आपका CFO है, वो फाइनेंस के बारे में आपसे बहुत ज्यादा जानता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ इंस्पायर्ड है, रोल मॉडल है, उसका व्यवहार हर हिसाब से आइडियल है, तब डेलीगेट कर दो उसको। भेद, ये करना है, इतने दिन में करना है, कैसे करना है आप तय करो, आपको क्या चाहिए सपोर्ट मेरे से पूछ लो, बाकी सब आपको करना है, डेलीगेट। तो साम दाम दंड भेद, ये लीडरशिप का कृष्ण का मॉडल आपको, हमको अपने घरों में, अपने अपने बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हैं कि बच्चे की प्रवृत्ति क्या है। मुझे पेरेंटिंग में कई बार पेरेंट्स प्रश्न पूछते हैं कि अगर उसको आधा घंटा टीवी देखने दो तो ये लालच दे के उससे काम करवा सकते हैं, तो ये सही है कि गलत है? अगर वो लो राजसिक प्रकृति का बच्चा है तो ये सही है, अगर हाई राजसिक प्रकृति का बच्चा है तो साम काम करेगा, तामसिक का है तो दंड काम करेगा। और यदि पेरेंटिंग में सात्विक बच्चा है तो भेद काम करेगा। उसको छोड़ दो, उसको बता दो कि ओवरऑल उसको क्या करना है, उसको क्या सपोर्ट की आवश्यकता है, वो आपसे पूछ ले, बाकी वो खुद कर लेगा। पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के लिए भी बहुत अच्छा मॉडल है, घर चलाने की लीडरशिप के लिए भी बहुत अच्छा मॉडल है, ज्वाइंट फैमिली में भी आपको लीडरशिप चाहिए तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। हर जगह एक लीडरशिप का मॉडल नहीं चलेगा, और ये कृष्ण का लीडरशिप का मॉडल आपके साथ मैंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं 2:55 पर। नमस्कार।